guys, we're back with another video. इसमें हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री एंड मार्क्सिज्म which is written by Leon Trotsky. And before starting the video, do not forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. So there are two basic concepts that we need to understand before we start the video. पहला है रशियन फॉर्मलिज्म. अब ये रशियन फॉर्मलिज्म था क्या? बेसिकली एक लिटरेरी मूवमेंट था जो अर्ली 20th सेंचुरी में रशिया में हुआ था. अब इसका जो मोटिव था रशियन फॉर्मलिज्म का वो था इट फोकस्ड ऑन द फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर के जो ट्रेडिशनल फॉर्मल एस्पेक्ट्स हैं उस पे फोकस करने के लिए ये मूवमेंट हुआ था कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स must be studied if we are a scholar and if we are analyzing it or criticizing it. जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है रशियन फ्यूचरिज्म. अब ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो रशियन फॉर्मलिज्म के टाइम पे ही अराउंड हुआ था. It encompassed various art forms including literature, poetry, painting and performance. ये इसमें रशियन फ्यूचरिज्म का मतलब था कि जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें ट्रेडिशनल कन्वेंशंस को तोड़ के मॉडर्न चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके लिटरेरी टेक्स्ट को लिखना. So now that we are aware of these two concepts, so here the first point is opposition to Marxism. अब ये जो रशियन फॉर्मलिज्म था ना, ये विक्टर नाम के स्कॉलर ने इसको इंट्रोड्यूस करा था. अब ये रशियन फॉर्मलिज्म में ये तो मानते थे कि लिटरेचर के फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे हमें बिल्कुल जोर डालना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, पर वो मार्क्सिज्म यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा जो इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट था मार्क्सिज्म का, उसको ये नहीं फॉलो करना चाहते थे. ये नहीं मानते थे कि जो सोसाइटी है उसमें कैपिटलिज्म ही सिर्फ और सिर्फ अफेक्टिंग फोर्स है. रादर ही सेड कि मार्क्सिस्ट आइडियाज सोसाइटी में ट्रूली स्टैंड नहीं करते. तो इनका पहला कॉन्सेप्ट ये था. सेकंड आता है कनेक्शन विद रशियन फ्यूचरिज्म. देखो, रशियन फॉर्मलिज्म और फ्यूचरिज्म है तो अलग अलग चीजें, पर ये दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं. क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमें एक फ्यूचरिस्ट थ्योरिस्ट बनना है या जब फ्यूचरिस्ट अप्रोच अपनानी है, यानी कि ट्रेडिशनल कन्वेंशंस को तोड़ के आगे बढ़ना है और लिखना है, उस टाइम भी हमें अपने लिटरेचर के फॉर्मल एस्पेक्ट्स को नहीं छोड़ना होता, फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे होल्ड ऑन करना होता है, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट की स्टाइल, नरेशन, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है. So, Victor, a futurist theorist, played a prominent role in leading the formalist school. तो विक्टर ने एक फॉर्मलिस्ट स्कूल भी चलाया और उसके लीडिंग पर्सन बने. So this point says reductionist focus of formalist school. अब जो ऐसे स्कूल थे या ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो रशियन फॉर्मलिज्म सिखाते थे, यानी कि ये सिखाते थे कि पोइट्री की स्ट्रक्चर, नरेशन और स्टाइल पे हमें फोकस डालना है, ऐसे स्कूल्स एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. मतलब वो पोएट्री को सिर्फ उसकी फॉर्म के लिए समझाया जा रहा है, जबकि एक पोएट्री को हमें एक फ्लूइड मैनर में पढ़ने का मैनर आना चाहिए कि हम कैसे उसको एज अ पोएम उसको हम पढ़ें, उसको एज अ पर्सन हम एनालाइज करें, उसके फॉर्म, स्ट्रक्चर और नैरेटिव को सबको परे रख के. तो उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, हम वो नहीं कर पाते और जो मेजर फोकस है वो उसकी फॉर्म पे ही रह जाता है कि हमें उसकी फॉर्म को स्टडी करना है. सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज. अब जो फॉर्मलिज्म होता है उसमें हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है, अपने स्ट्रक्चर, स्टाइल, नरेशन, जितने भी हमारे लिटरेरी एलिमेंट्स होते हैं उन पे ध्यान देना होता है. तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है ना, ये पोएट्री को ना एक रिजिडनेस दे देती है, यानी पोएट्री पे जो फ्लूइडिटी है ना उसको नहीं छोड़ती, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं हमें मीटर, सिंटैक्स, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि जो फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, नॉन फॉर्मलिस्ट अप्रोच होती है, वो बहुत ही फ्लूइड होती है, बहुत ही फ्रीडम वाली होती है. तो यही बात करते हैं क्रिटिक्स, बोलते हैं कि फॉर्मलिस्ट अप्रोच पोएट्री लिखने के लिए ठीक नहीं है.
It is labeled as immature and arrogant for its narrow and technical understanding of artistic form. यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर्मलिस्ट अप्रोच को फॉलो करना एक immature and arrogant way of understanding है, क्योंकि कोई भी आर्ट हमेशा फ्लूइड होती है एंड रिजिडिटी ruins it. किसी भी चीज में अगर रूल आ जाएगा ऐसी आर्ट फॉर्म में जो फ्लूइड ही अच्छी लगती है तो वो आर्ट फॉर्म खराब हो जाती है. नेक्स्ट इज फ्यूचरिज्म्स इन्फ्लुएंस ऑन आर्टिस्टिक फॉर्म. अब फ्यूचरिज्म का मतलब क्या था? फ्यूचरिज्म का मतलब था कि न्यू कन्वेंशंस बनाना, नई चीजों के बारे में लिखना और जो ट्रेडिशनल कन्वेंशंस हैं उनको तोड़ देना. तो यहाँ पे फॉर्मलिस्ट ये बात करते हैं कि फ्यूचरिज्म के आने के बाद से जो आर्टिस्टिक फॉर्म है वो अर्बन लाइफ से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई है और अब ये सिर्फ और सिर्फ रॉ सेंटेंसेस नहीं रहे, rather they are filled with colors of the city of the art, कि उसमें एक फ्लूइडिटी आ गई है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें जो पोएट्स हैं वो अपने थॉट्स को फ्लूइडली कन्वे कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रोल ऑफ आर्ट इन सोशल प्रोसेस. अगर आपको याद हो या आपने वीडियो नहीं देखा है अभी कार्ल मार्क्स का, तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, यू मस्ट गो एंड वॉच दैट टू. आई अपलोड द कार्ड हियर. तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था वो ये कहता है कि सोसाइटी में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट शेपिंग कॉन्सेप्ट है, इट इज द कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट, that selling and buying of goods and making profit out of it is the only way to live and the only way to shape the society. Rather असलियत क्या है हमारे यहाँ पे कि फॉर्मलिस्ट सेपरेशन ये बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है. कि फॉर्मलिस्ट क्या है कि लिटरेरी एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है, कि आर्ट फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देता है. रादर मार्क्सिस्ट अप्रोच को ऐसा नहीं करना चाहिए और आर्ट फॉर्म्स को भी इंक्लूड करना चाहिए सोसाइटी की शेपिंग में, क्योंकि सोशल कंडीशंस को जानने के लिए आर्ट फॉर्म एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम कैसे अपनी सोशल सोसाइटी को जान सकते हैं, सोशल कंडीशंस को स्टडी कर सकते हैं बाय आर्ट and various art forms. Historic demand for art expression. Now, year after year we are seeing कि कोई भी art form को express करना और दूसरों को convey करना gives the person a sense of satisfaction, a sense of pleasure. तो यही वही बात हो रही है कि the need for art expression is viewed as a historic demand driven by evolving spiritual perspectives. तो यहाँ पे कह रहे हैं ये एक तरह की नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है हर आर्टिस्ट की, हर लिटरेरी क्रिटिक की, हर पर्सन की जो आर्ट को समझता है, उसको प्रेज करता है. और इसी से पता चलता है कि वो आर्टिस्ट अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करना चाहता है टू द रीडर्स, टू द ऑडियंस who are seeing it or who are reading it. Moving to the next point, it is formalist school's objective approach. अब जो फॉर्मलिस्ट स्कूल होते हैं ना वो कह देते हैं कि से एज एन एग्जांपल जो पोएट्री है उसको उसके फॉर्म के हिसाब से ऐसे एनालाइज करना है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच दे देते हैं कि इसको तो इस पोएम को ऐसे ही पढ़ना होता है और ऐसे ही पढ़ा जाएगा. जबकि किसी भी आर्ट को समझना एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, हर पर्सन में वेरी करता है. अगर मैं एक सेम पोएम पढ़ूं और जो आप भी पढ़ रहे हो तो हो सकता है मैं कुछ लाइंस का मीनिंग अलग समझूं और कुछ मीनिंग आप अलग समझे, तो उसका जो हम एक्सप्रेशन समझ रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारी सोच, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस होगा और उसी वजह से हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है कि हम किस चीजों को किस तरह समझते हैं वो भी डिफरेंट होती है. सो द लास्ट point here is art's connection to social environment. इस पॉइंट में कहा जाता है कि कोई भी आर्ट को सिर्फ हमें उसके फॉर्म के लिए नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो एक इनसफिशिएंट अप्रोच होगी जो उसको उसके एक्सप्रेशन को समझाने में एक कंप्लीटनेस की फील नहीं लाएगी, हमें लगेगा नहीं कि हमने उसको ढंग से परसीव किया है. इसीलिए कोई भी आर्ट को उसके सोशल कंटेक्स्ट में लेके समझना इज द ट्रू एंड करेक्ट वे. तो यहाँ पे वो लिखा गया है, as you can see here, art's connection to the social environment, while formal analysis is acknowledged as necessary,
इट इज अनसफिशिएंट। ये जो फॉर्म का एनालिसिस है, फॉर्मल स्ट्रक्चर का, नरेशन का, ये नेसेसरी तो है कि हाँ इसको स्टडी करना चाहिए, पर ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है, एक कंप्लीट अप्रोच नहीं है। किसी भी आर्ट को समझने के लिए हमें उसकी सोशल एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है, किस कंटेक्स्ट में वो लिखा जा रहा है उसको समझना पड़ता है। तो दैट इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।